यहां पर समझ जाओ नेचुरल स्टेट हॉब्स और ये है लॉ, हॉब्स एंड लॉ। यहां पर है नो सोसाइटी, नो स्टेट, नो लॉ, नो गवर्नमेंट, नो सिस्टम। क्लियर? यहां पर है नो स्टेट, नो लॉ, नो गवर्नमेंट, नो सिस्टम। सोसाइटी आर प्रेजेंट। अब बताओ, यहां सोसाइटी है लॉ। क्यों? क्योंकि लॉ के व्यक्तियों में कोऑपरेशन है, झगड़ नहीं रहा है लॉ। क्योंकि लॉ के साथ लॉ में जितने भी व्यक्ति मिले वो सभी व्यक्ति लॉ के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। विदाउट सोसाइटी देयर इज नो कोऑपरेशन बिटवीन मैन टू मैन, है कि नहीं? मीन्स कि अगर व्यक्ति के और व्यक्ति के बीच कोऑपरेशन नहीं होगा तो सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कोऑपरेशन है, ठीक। अब अगर इस सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति कोऑपरेशन भी रखता है, उसके पास नेचुरल राइट भी है, नेचुरल राइट भी है, प्राकृतिक अधिकार भी है, क्या जरूरत थी लॉ को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर स्टेट फॉर्मेशन करने की? भाई एक अवस्था ये है कि इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति कोऑपरेशन, इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति सहयोग, अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी स्थिति का प्रयोग करता है। तो उसके बाद अगर वह अपनी स्थिति का प्रयोग कर रहा है, क्या जरूरत है? यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि एक व्यक्ति, एक मछली है, वह गंगा जल में, शुद्ध जल में रहती है, यानी मीन्स कि यहां पर स्टेट नहीं है। और अगर स्टेट नहीं है तो स्टेट के कानून नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या जरूरत थी? तब यहां पर लिबर्टी है, लोगों के पास लिबर्टी हो गई, है कि नहीं? और अगर लिबर्टी है, लिबर्टी की पोजीशन है, तो इस पोजीशन में क्या जरूरत थी लॉ को कॉन्टेक्ट करने की? क्या जरूरत है लॉ को कॉन्टेक्ट के माध्यम से लिबर्टी के जगह पर फ्रीडम में रहने की? यानी एक जगह अनलिमिटेड लिबर्टी है और एक जगह लिमिटेशन लगा हुआ है, क्योंकि भाई इस नेचुरल स्टेट से कॉन्टेक्ट करके स्टेट का फॉर्मेशन करना है। तो लॉ कहता है कि सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा है, समझ रहे हो? नेचुरल स्टेट आर गुड, बट लिमिटेशन इन नेचुरल स्टेट, नहीं, टू लिमिटेशन इन नेचुरल स्टेट। फर्स्ट limitation in natural state, absence of legislative, and second limitation in natural state, absence of judiciary. क्योंकि there is no universal definition of natural state or natural right, यानी मीन्स कि प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों को कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से नेचुरल राइट और नेचुरल लॉ को डिफाइन कर रहा है। और दूसरी बात कि देयर इज नो इक्वल कंपोजिशन ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, मतलब समझ रहे हो? देयर इज नो इक्वल कंपोजिशन ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, मीन्स कि जब हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से नेचुरल राइट को डिफाइन करेगा, एक व्यक्ति की डिफिनेशन दूसरे व्यक्ति के नेचुरल राइट को वायलेशन में आएगा कि नहीं? जब नेचुरल राइट के वायलेशन में आएगा तो टूटेगा। कौन तोड़ता है? जितना तोड़ता है उससे अधिक पनिशमेंट पा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इन्हीं दो लिमिटेशन को लेकर लॉ कहता है कि व्यक्तियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट का फॉर्मेशन किया। अब यहां पर जब लॉ है तो इस लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को लेकर कंफ्लिक्ट पैदा हो जाती है। कुछ कहते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ लोग कहते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ, ठीक। सेबाइन कहता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट, सेबाइन हैज विल डिफाइन टू कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ, टू कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है मैन टू मैन, से क्या बनेगा? क्या? सिविल सोसाइटी। एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, इससे क्या बनेगा?
स्टेट सी में कहता है कि मैं तुम्हें अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता हूं, सिर्फ शासन करने का अधिकार देता हूं। जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं वो लॉक का है कि मैं तुम्हें शासन करने का अधिकार देता हूं। शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि तुम मेरे प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करो। तो तुम उल्टा वो कंपैरिजन किया होगा तो इधर उधर पेज हो गया होगा। समझ हो कि नहीं? अब सुन, अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? पहला, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के बीच स्टेट का फॉर्मेशन। सिविल सोसाइटी रूलिंग क्लास हो गया, ये रूलर हो गया। पॉलिटिकल सोसाइटी डिवाइड बाय टू पार्ट्स, रूलर क्लास एंड रूलिंग क्लास, दो हो गए, स्टेट आ गया। इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। लिमिटेड गवर्नमेंट, अनलिमिटेड गवर्नमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी लॉ पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करता है। और विदाउट लिमिटेड गवर्नमेंट देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट। और मैंने वहां बताया भी था कि कॉन्टेक्ट बिटवीन मैन टू मैन है। वो बताया था कि हॉब्स में कॉन्टेक्ट किसके बीच है? व्यक्ति के बीच। उस कॉन्ट्रैक्ट में शासक नहीं है। ठीक, और यहां पर अगर कंसेप्ट और दिया कि पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे ये लिखा भी, कथा कितना सुनेगी तुम लोग। नो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता है? शासक को हॉब्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कराता है कॉन्ट्रैक्ट में? क्यों जी? क्यों कि अगर शासक कॉन्ट्रैक्ट में गया तो समझौता, शासक भी शर्तों में आएगा। और जब समझौता शर्तों में आएगी तो व्यक्ति पुनः, और तब क्या कहता है? मैं और भाई दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, यानी जहां मैं रहूंगा वहां भाई जरूर रहेगा। तो ये चीज नहीं समझ में आ रही थी, इसीलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट से हॉब्स ने शासक को क्या कर दिया? हटा दिया। तब यहां पर बनेगा डिक्टेटर मोनर्की, निरंकुश राजतंत्र। समझ आओ कि नहीं? संरक्षण, वो ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट में विश्वास नहीं होगा। यहां पर ट्रस्ट मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और ये ट्रस्ट, जैसे गांधी जी भी राज्य को ट्रस्ट बनाते हैं, गांधी जी भी राज्य को क्या बनाते हैं? ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक, कुल मिलाकर स्टेट का फॉर्मेशन लॉ क्यों करता है? नेचुरल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, है ना? प्रोटेक्शन ऑफ, तो राज्य क्या हो गया? ट्रस्ट हो गया कि नहीं? संरक्षक हो गया कि नहीं? ठीक, अब यानी कि लॉ, यहां पर लोग, अब सिविल सोसाइटी के लोग सभी अधिकार नहीं दे रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें अपने ऊपर शासन करने का क्या करता हूं? अधिकार देता हूं। सिर्फ किस लिए? कि तुम मेरे प्राकृतिक अधिकारों को क्या करोगे? सुरक्षा दो। और जब तक तुम मेरे प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा दोगे तब तक मैं तुम्हारे आज्ञाओं का क्या करूंगा? पालन करूंगा। और अगर तुम्हारे ऑर्डर से या आदेश से हमारे प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट ठीक डैमेज होते हैं तो हम तुम्हें तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करने से क्या करेंगे? इनकार कर देंगे। एंड जस्ट लाइक दैट पोजीशन आर द राइट टू रिवोल्यूशन। ठीक, ये है नेचुरल राइट। ठीक, राइट टू लाइफ, लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, बट राइट टू प्रॉपर्टी, right to property or the air is the important natural right, and right to life plus right to liberty। ठीक, तो जीवन तुम्हारी संपत्ति कैसी है? जीवन को, लाइफ को तुम्हारी संपत्ति मान लिया जाए यहां से, कैसे होगा? ओनरशिप, ओनरशिप इज द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपके जीवन पर किसका ओनरशिप होता है? ठीक,
अब सुन लो, कभी कभी क्वेश्चन आएगा प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल लाइट और कभी कभी आएगा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों का आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन बनेगा यहां पर, एक होगा प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल लाइट और दूसरा बनेगा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। दोनों का क्वेश्चन एक ही, आंसर एक ही है। यानी मीन्स कि यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल लाइट का मतलब कि यहां से शुरू करना है और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यहां से, लेकिन शुरुआत हमेशा यहीं से होगी। आपको तीनों नेचुरल लाइट को डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देकर कहना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी में ही राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी इंक्लूडेड। ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, नेचुरल गुड समझ रहे, प्राकृतिक वस्तु जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये नेचुरल गुड्स हैं, प्राकृतिक वस्तु, प्लस लेबर इक्वल टू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इक्वल टू। नदी का किनारा क्या है? नेचुरल गुड्स। वेदी बनाया गया, उसमें क्या लगा? उतना श्रम, तो जो चीज बनी वो उस पर क्या हो गया? आपका अधिकार हो गया, आपका स्वामित्व हो गया। जैसे भूमि पर परिश्रम करके हम खाद्यान्न को उगाते हैं, तो उस खाद्यान्न पर अधिकार किसका होता है? जो उगाता है। हाँ, किसी दूसरे के जमीन पर नहीं है कि नहीं है, आज भी है कि लॉ के अकॉर्डिंग किसी के मकान में किराए पर रहो और 12 साल रहो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो इसीलिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है। अब समझ की बात क्लियर? यहां तक हो गया? ये समझ में आ गया कि नहीं? एनीवेज, राइट टू लाइफ प्लस राइट टू लिबर्टी एज ए टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं? कि संपत्ति है, क्योंकि जीवन पर उसी का अधिकार है, तो उसका